हमारा आज का चैप्टर है, लिखोगे नोटबुक में, पीरियोडिक टेबल periodic properties and variation of properties. ओके, सो चैप्टर बिगिन होता है यहाँ से, इंट्रोडक्शन से। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक प्योर सब्सटेंस होता है, आपने पढ़ा है ना मैटर। मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं, आपने पढ़ा है ये बेसिक सा चीज़। मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और आप इम्प्योर में पढ़ते हो मिक्सचर, राइट। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और दूसरा मिक्सचर होता है हमारा हेट्रोजेनस, राइट। होमोजेनस में हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस का, राइट। और हेट्रोजेनस में होता है हमारा दो, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, एंड दूसरा हमारा होता है जिसको बोलते हैं कोलोइड्स, ठीक है। होमोजेनस का मतलब होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे आप पानी में शुगर को ऐड कर दो या फिर पानी में आप सॉल्ट को ऐड करके एक सॉल्यूशन तैयार कर दो। हेट्रोजेनस क्या होता है? सस्पेंशन, जैसे कि अगर आप वाटर में सैंड ऐड कर देते हो, बालू, तो देखोगे कि समय के साथ साथ वो सैंड आके नीचे सेटल डाउन कर जाता है, राइट। उसके बाद कोलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे आप सोप सॉल्यूशन का बात करो, आप पानी में सोप को डाल दो, साबुन को डाल दो, देखोगे उसका पार्टिकल्स उसमें थ्रू आउट सस्पेंडेड रहेगा, वो कभी नीचे जा कर के बैठता नहीं है, उसमें हमेशा ही रहता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। ये क्या होता है? सस्पेंशन। और ये हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल के साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं, इसमें पार्टिकल के साइज़ थोड़े बड़े होते हैं, इसके लिए भारी होकर के नीचे बैठ जाता है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो ये उसी में रहता है, राइट। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? एलिमेंट्स के बारे में। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे। सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होने लगे? डिस्कवर होने लगे। तो जैसे जैसे हमारे पास कोई चीज़ का ग्रुपिंग होता है, जैसे सपोज़ अगर तुम्हारे पास एक बुक है, तो उस बुक को तुम कहीं भी रख सकते हो, राइट। उसको आप किसी भी टेबल पर रख दिया आपने, आपके पास अगर एक बुक है, आप उस बुक को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर बहुत सारे बुक होने लगेंगे, तो आप भी उसका क्या करने लगोगे? एक स्टैक बनाने लगोगे, राइट। आप उसको एक अरेंजमेंट के साथ रखना पसंद करोगे, राइट। सारे बर्तन्स को हम लोग, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? किचन में प्लेस करते हैं। उसका अपना एक जगह होता है, राइट। प्लेट्स का भी एक जगह होता है, स्पून का स्पून स्टैंड में रखते हैं, राइट। उसी तरह से लोगों का ये मानना था कि अगर हम एलिमेंट्स को भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके अगर उसके बारे में स्टडी करें, तो हमारे लिए उसका स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करने लगे कि अरेंजमेंट स्टार्ट किए। तो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट, जिसका नाम था डॉबरेनर्स, ठीक है। ये लोग फॉरेन लोग हैं, तो इन लोग के नाम का कुछ यूनिक सिंबल भी है नाम में, आप देख सकते हो, ओ पर डबल डॉट है। तो ये तुमको उतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस तुम ये जानो कि एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? डॉबरेनर्स। और आप एक ट्रिक याद रखो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। और उसी तरह से उन्होंने 3 एलिमेंट्स का और भी ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और हमारा तीसरा है बेरियम,
राइट। और हमारा थर्ड पेयर है, सेट है क्लोरीन आयोडीन, राइट। तो इसमें क्या है उसका यूनिक, उसने किस बेसिस पर इन्हीं तीन को चूज़ किया, इन्हीं तीन को चूज़ किया और इन्हीं तीन को चूज़ किया, इस तरह से उसने तीन को क्यों नहीं ले लिया, इस तरह से क्यों नहीं ले लिया। तो उसका ये मानना था कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा वो इससे इसके मास के अप्रॉक्स होगा। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं कैलकुलेशन के साथ कि कैल्शियम का मास 40 होता है और बेरियम का मास 137 होता है। लेट अस फाइंड द एवरेज। तो 40 प्लस 137 अपॉन आप 2 करते हो, सो 177 अपॉन 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10। और अगर आप स्ट्रोंटियम का मास देखोगे तो ये समवॉट होता है 88। ठीक है, ये देखा गया कि स्ट्रोंटियम का मास कितना है 88, और जब हम इन दोनों का एवरेज निकाले तो कितना आया 88 क्या 88.5 अप्रॉक्स 88 के नियर अबाउट नहीं है। आप अगर इस तीन का देखोगे क्लोरीन का तो इसका मास होता है 35, और अगर आयोडीन का देखोगे तो मास होता है 127। सो लेट अस फाइंड द एवरेज। 35 प्लस 127 अपॉन 2, सो 162 अपॉन 2, इसका वैल्यू आता है 81। और अगर आप ब्रोमीन का मास देखोगे तो ब्रोमीन का मास भी क्या होता है 80। मतलब 81 और 80 में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा का ही फ़र्क है। उसी तरीके से अगर आप लिथियम का भी चेक करते हो तो कुछ वैसा ही होता है कि इसका एवरेज, इस दोनों का एवरेज जब आप फाइंड आउट करोगे तो सोडियम के मास के नियर अबाउट ये आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डॉबरेनर्स ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया। हाँ, अब बात आती है आप इस 3 सेट्स को याद कैसे रखोगे। तो मानो आपने सुना होगा एक जगह का नाम जिसका नाम है लद्दाख, राइट। तो लद्दाख, और मानो कि हमने एक वर्चुअल एक दुनिया मान लिया जिसका नाम क्या है लेनाक, ठीक है। और वहाँ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है कासरबा, ठीक है। और वो जनरली ऐसे बाहर नहीं आती है, वो अपने हमेशा घर में ही रहती है। तो सपोज़ आप कल लेनाक गए थे और आपने देखा कि कासरबा वहाँ पर घूम रही थी, तो आपने कह दिया लेनाक में जो कासरबा है वो कल बाहर आई थी, राइट। लेनाक में जो कासरबा है, कासरबा वो कल बाहर आई थी। ओके, सो विल यू रिमेंबर लेनाक? आई विल राइट हियर, लेनाक कासरबा कल बाहर आई। ओके, सो ये एक तरीका है जिससे आप लर्न कर सकते हो ये 3 सेट, लेनाक कासरबा कल बाहर आई। सो उसने ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुपिंग किया, तो क्या ये ज़िंदगी भर इस तरह से ग्रुपिंग कर पाए? नहीं, ये 3 एलिमेंट्स का 3 ही सेट बना पाए। उसके बाद डॉबरेनर्स भी क्या हो गए, फेल हो गए। फिर वो बहुत सारे एलिमेंट्स पे उसने ये प्रैक्टिकल ट्राई करने का कोशिश किया, फिर उसने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा। अभी तक तो सिर्फ एक का आ रहा था, इसमें तो एक तक चल रहा था, लेकिन और जब उसने सेट्स लेना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लगा। तो फिर उनका ये 3 एलिमेंट्स का सेट क्या होने लगा, फेल होने लगा। अब हम लोग आगे का देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ। अब ये डॉबरेनर्स के बाद आते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का क्या अप्रोच था, उसने कहा कि अगर हम, ध्यान देना बोर्ड पर, अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते क्रम में, मतलब उसके मास के बढ़ते क्रम में, सी क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, इस तरह से मान लेते हैं कि उसने एलिमेंट्स को उसके बढ़ते एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर दिया। इसका मास, एटॉमिक मास सबसे कम होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर इसका थोड़ा और भी ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा और भी ज़्यादा, फिर इस तरह से मास क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो उसका ये मानना था, उसने ये दिखाया कि एवरी 8th एलिमेंट उसी के प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करता है।
जैसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब H एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा और जो A एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा, ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। दे बोथ हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसी तरीके से अगर आप C को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब C का प्रॉपर्टीज़ और H का प्रॉपर्टीज़ भी क्या करेगा, J का प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। तो ये चीज़ था, उसने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सीक्वेंस में अगर अरेंज कर दें तो एवरी 8 एलिमेंट क्या करता है, उसी के प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा प्रॉपर्टी A का वैसा प्रॉपर्टी H का, जैसा प्रॉपर्टी C का वैसा प्रॉपर्टी J का। तो ये थे हमारे न्यूलैंड्स। उसके बाद आते हैं तीसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था मेंडलीव। So Mendeleev gave the first periodic table of elements based on his law, which states that the properties of elements are periodic function of their atomic mass। तो जब मेंडलीव आए थे तो उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। तब तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स वर नोन। सो मेंडलीव ने क्या किया, वो 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज कर दिया। बट अब यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है, और वो ड्रॉबैक क्या था हमारा सबसे बड़ा, दैट इज़ आइसोटोप्स। अभी तक के जो साइंटिस्ट हैं, अभी तक हमने जो जो बात किया, डॉबरेनर्स हो, चाहे न्यूलैंड्स हो या फिर हमारे मेंडलीव हो, इन सब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये लोग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर रहे थे। चलो देखते हैं कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो एटॉमिक मास में ये परेशानी है कि अभी तक लोगों को लग रहा था कि अगर हम एटॉमिक मास को चूज़ करते हैं तो एटॉमिक मास हर एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर तुम सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं तो हम जैसे स्कूल से तुम लोग को एक अपना अभी कोड मिला है, उसी तरीके से अगर हम कोचिंग का अगर हम कोड तुम्हारा मोबाइल नंबर सेट कर दें, अगर हम तुम्हारा मोबाइल नंबर को तुम्हारा आईडी बना दें, राइट, कि अगर तुमको 10 साल पहले अगर तुम पास आउट कर जाते हो, तुम 10 साल बाद आते हो और तुम अपना सारा डिटेल्स देखना चाहते हो, तो तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा आईडी क्या था, और अगर तुम मोबाइल नंबर अपना बता रहे हो, दैट इज़ हम तुम्हारे मोबाइल नंबर को क्या मान लिए हैं, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिटी। तो एक बात बताओ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे पास पढ़ते हो और तुम्हारे भाई बहन भी पढ़े हुए हैं, राइट, तो तुम जो मोबाइल नंबर दोगे अपने फादर का दोगे, तुम्हारा भाई भी उन्हीं का देगा और तुम्हारी बहन भी उसी का देगी। तो इस मोबाइल नंबर पर तो एक बंदे नहीं बल्कि 3-3 मेंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या हुआ कि इनको लग रहा था कि अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ 35 ही होता है। सो 35 सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा। बट बाद में देखा गया एक आइसोटोप्स नाम का भी कुछ चीज़ होता है, और ये कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बाद में उसने ये भी देख लिया कि क्लोरीन एक नहीं दो होते हैं, सॉरी यहाँ पर 37 होगा, राइट, और दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। तो उसने मान लेते हैं कि अगर ग्रुप्स एंड कॉलम्स में अगर एलिमेंट्स को रखना शुरू किया, राइट, तो क्या अगर मान लेते 35 नंबर का पोजीशन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 35 पर भी वो क्लोरीन ही रखेगा और 37 पर भी वो क्लोरीन ही रखेगा। अब तो उसको एक एक एलिमेंट को दो दो जगह रखना पड़ रहा है, और वो क्या सोचा था कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन रख देंगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन रख देंगे, तो यहाँ पर कुछ और रख देंगे, राइट। तो परेशानी क्या आने लगा कि वो तो एटॉमिक मास को एक यूनिक प्रॉपर्टी समझा था, उसको ये लग रहा था कि हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक एटॉमिक मास होता है। बाद में देखा गया कि नहीं, एलिमेंट का एक यूनिक ही नहीं बल्कि एलिमेंट्स का मल्टीपल एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन में भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन में भी होता है, पहला होता है 1,1, फिर होता है 1,2 और फिर तीसरा होता है 1,3, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि इसके 3 मास होते हैं। हाइड्रोजन का मास 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ये ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। जब आप डिफरेंस करते हो तो डिफरेंस आएगा 0, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1, यहाँ पर डिफरेंस आएंगे 2। तो इस हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, इसको प्रोटियम बोलते हैं। इस हाइड्रोजन के पास 1 न्यूट्रॉन होते हैं और इस हाइड्रोजन के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दैट्स इट कि मेंडलेव कहाँ फेल हो गए? जब उससे ये पता चला कि आइसोटोप्स भी होता है और एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटॉमिक मास नहीं बल्कि डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का एक न्यूट्रॉन का वेट 1 होता है। हाइड्रोजन का एक न्यूट्रॉन का वेट 1 होता है, तो एक ही बस तीनों में बस एक। हाँ, अभी हम लोग मास को रिलेट नहीं कर रहे हैं, अभी तुम उस तरह से मत समझो। हाँ ठीक है, तो जो भी मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं। और बाहर में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का मास को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो जो भी किसी भी एटम का मास होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है ही नहीं, डैट मीन्स जो भी मास है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से है। आर वी क्लियर? तो एक चीज़ हम तुम लोग को बता दें कि मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया था। तो इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, और ये हमारा क्या कहलाता है? रोज कहलाता है। तो रोज का ही बाद में नाम पड़ गया पीरियड्स, और कॉलम्स का नाम होता है ग्रुप्स। That means elements were arranged in periods and groups. तो अब देखते हैं कि आखिर इसका करेक्शन कैसे होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट्स को मल्टीपल जगह प्लेस करें, क्योंकि उस हिसाब से हमको हाइड्रोजन को कितने जगह प्लेस करना पड़ेगा? 3 प्लेसेस पर। क्या वो पॉसिबल है? फिर तो हमारा पीरियोडिक टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। आर वी क्लियर? तो इस सारे डिफेक्ट्स को एक बार में एक और साइंटिस्ट आते जिसका नाम था हेनरी मॉसली एक्चुअली। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। yes, मतलब जो सारे साइंटिस्ट एटॉमिक मास के बेसिस पर उसको ट्रेंड को दिखा रहे थे। ट्रेंड मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, वो सारे ट्रेंड को दिखाने के लिए उसने कौन सा बेसिस ले लिया? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास वाकई हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। सॉरी एटॉमिक नंबर ऐसे भी हर एक एलिमेंट का क्या होता है? जैसे क्लोरीन का बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, सोडियम का बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है? नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का आइसोटोप्स भी तो बाबू ये 35 है और ये हमारा 37 है, तो हम तो बात एटॉमिक नंबर का कर रहे हैं ना। हाँ, तो कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका 17 एटॉमिक नंबर है तो ये दूसरे वाले का भी तो 17 है ना। हम मास के बेसिस पर तो लिख ही नहीं रहे, हम तो जो बॉक्स नंबर तैयार करेंगे वो तो 17 नंबर का जो बॉक्स होगा उसमें क्लोरीन लिखेंगे, और इन दोनों का तो 17 ही है, तुम यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन लिखेंगे ना। अगर हम मास के बेसिस पे नंबरिंग करते तब तो कहीं 35 जाता और कहीं 37 भी जाता। तो एक जगह पर हमको क्लोरीन 35 लिखना पड़ता, एक जगह पर हमको क्लोरीन 37 भी लिखना पड़ता, लेकिन हमने तो उस बेसिस पर किया ही नहीं ना। तो ये सारा जो परेशानी था, मेंडलीव का ड्रॉबैक था, उसका करेक्शन कैसे हो गया? जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के जगह पर उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उसको जब हम अरेंज कर देते हैं तो ये सारे चीज़ का सॉल्यूशंस आ जाता है और हमारा एलिमेंट्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाता है। फिर बाद में
इसका आपको प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, इसका डेफिनेशन याद रखना है, दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो उसका डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अपना प्रॉपर्टीज़ होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसका रिएक्टिविटी, उसमें जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन इन द सेंस जो भी वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आ रहा है, बल्कि ना कि उसके मास के बेसिस पर वेरिएशंस आ रहे हैं। वेरिएशंस मतलब चेंजेस, हमने हेडिंग ही लिख रखा है, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और पीरियोडिक का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, जैसे सनराइज़ एंड सनसेट, तो एक बार वो सनराइज़ होता है, फिर सनसेट होता है, फिर नेक्स्ट डे फिर सनराइज़ होता है। द सेम वे एलिमेंट्स भी अगर यहाँ पर है तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक सर्टेन एलिमेंट्स के बाद वो सेम प्रॉपर्टी फिर कोई दूसरा एलिमेंट उसको दिखाएगा, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ गैप्स के बाद वो प्रॉपर्टीज़ फिर से रीअकर करता है, फिर से उसी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आर वी क्लियर? और इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट और हैं जिसका नाम है नील्स बोर, राइट, और BOHR, और इन्होंने उसी पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म दे दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आज हम स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। तो हम तुमको दिखाते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ कैसा दिखता है। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे तो हाइड्रोजन, तो आप देखोगे यहाँ पर एलिमेंट्स का अपना कुछ कुछ लिखने का ट्रिक भी होता है, जैसे यहाँ पर है लीना की रब से फरियाद, ओके, है लीना की रब से, तो ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा क्या है, ग्रुप 1 है। अगर हम बात करते हैं दूसरा सेकेंड ग्रुप, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम, ये सब जो लास्ट का एलिमेंट्स देख रहे हो ना, ये सब रेडियो एक्टिव होता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप सेकेंड ग्रुप को अगर लर्न करना चाहते हो तो उसका तरीका है दैट इज़ बेटा मांगे, कार सफारी और बाप राजी, ओके, सो देयर इज़ अ ट्रिक एवरीवेयर। और ये सारा जो हमारा एलिमेंट्स का 2 ग्रुप है, इसको हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? S ब्लॉक। ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे कि ये S ब्लॉक क्या होता है। उसी तरीके से ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरे एलिमेंट्स देख रहे हो, राइट, इसमें जो एलिमेंट्स फिल होता है दैट इज़ कॉल्ड D ब्लॉक, ओके। और इधर के जो हमारा ये पूरा सेट है, इसको हम लोग P ब्लॉक बोलते हैं। ये P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारा आपको 11th में पढ़ना है, बस हमने बेसिक बता दिया। और इधर भी कुछ एलिमेंट्स है, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, इंठेला, ओके। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में वही लिख दोगे, राइट, आपको बस एक हिंट दे रहे हैं ताकि आप उसको रिकॉल कभी कर पाओ इन केस भूल गए तो। जैसे दूसरा है कहे सीता जी सुनो प्रभु, राइट, तो ये सब है एलिमेंट्स का नाम। फिर नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, अभी फ़िलहाल कोरोना से हो गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओ, ये इंग्लिश में ओ somebody should tell possibly, राइट, और ये सब भी है। और यहाँ पर फिर कल बाहर आई आरती, तो और यहाँ पर TS, ये एक अननोन एलिमेंट्स है, ये सब अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और इधर तो डायरेक्टली याद रखा करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, और एक लास्ट में है OG। और एनीवे आप ये समझो कि इन सारे के बाद होता क्या है कि अगर हमारा ग्रुप 1 है तो उस पूरे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? सेम होगा। ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं?
सेम होते हैं। उसी तरह से इन सारे एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सेम। इन सारे का मतलब हर एक ग्रुप में देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये फिर आपने अलग से ये ब्लॉक क्यों बना रखा है, तो अगर आप यहाँ पर अपने बुक में ध्यान से देखोगे तो ये पूरा नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा पीरियड 1, ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7। तो यहाँ पर है हमारा ये जो बेरियम हमने लिख रखा है, ध्यान दोगे बोर्ड पे, ये हमारा 56 नंबर पर आता है। और उसके बाद ऑब्वियसली 57 से 58 आना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर इसने 72 लिख रखा है। डैट मीन्स कि 57 से 71 तक के एलिमेंट्स को उसने कहाँ दिखाया है, इस लैंथेनाइट सीरीज़ में। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स का, ये सारे एलिमेंट्स प्लस ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होता है, तो क्या इन सारे को यहाँ से अगर एक लंबा सा निकाल देता तो क्या अच्छा लगता, नहीं लगता ना अच्छा। इसलिए इन सारे के लिए उसने एक अलग से एक F ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दिया। सेम वे ये इसका नंबर 88 होता है और उसके नेक्स्ट वाला का होता है 89 और उसके बाद लिखा रहा है सीधा 104। डैट मीन्स 89 से 103 तक कहाँ पर है एलिमेंट्स, एक्टिनाइट सीरीज़। तो हमने दो सीरीज़ पढ़ा है, दैट इज़ लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। इन सारे के बारे में ऑब्वियसली आप डिटेल्स में क्लास 11th में पढ़ोगे। आर वी क्लियर? हाँ, तो अब आपको ये देखना है कि हम लोग फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। आप इन सब को नोट करते जाओगे। और हमारा सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और उसी तरीके से ये हमारा ग्रुप 1 2 और फिर ये 3 से लेकर के हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा 12 तक जो जा रहा है, ये फिर ये 13 14 15 16 17 और ये फिर हमारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं, राइट। तो ये जो बीच के एलिमेंट्स है इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का काम होता है जब हम लोग इधर वाले S ब्लॉक से P ब्लॉक के तरफ बढ़ते हैं तो बीच का एलिमेंट्स के थ्रू ही ट्रांजिट करते हैं ना, रास्ता यही चुनते हैं ना। इसलिए इस एलिमेंट्स का नाम आप ऐसे याद कर सकते हो कि नाम क्या पड़ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर उसके बाद चूंकि हमारा हेडिंग में कौन सा एलिमेंट्स है, कुछ बच्चे बोर्ड नहीं देख रहे प्लीज़ ध्यान दें, यहाँ पर बोरॉन है तो इस फैमिली का नाम, इस ग्रुप का नाम बोरॉन फैमिली। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट कार्बन है तो ये पूरा कार्बन फैमिली। द सेम वे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हम लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और इसको लोग कैल्कोजेंस के नाम से पढ़ते हैं, कैल्कोजेंस। ओके, और रेस्ट आप नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली के नाम से याद रखोगे, राइट। तो ओवरऑल कितने पीरियड्स हमने देखा, 1 2 3 4 5 6 7। डैट मीन्स पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स 7 होते हैं। और बात करें ग्रुप्स का तो ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। सो वी हैव अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच हैज़ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और आप याद रखोगे कि इस नोबल गैसेस को हम लोग ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको, ज़ीरो ग्रुप, क्योंकि इसके एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ये सारे क्या है, नोबल गैसेस है। ये किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे नहीं करते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर लिखा है कि आप एक बात बताओ, अगर हम रैंडम सोडियम को चूज़ करते हैं, आपको ये तो पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो अगर हम सोडियम का 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 8 1। और इसमें कितने सेल हैं, सेल 1, सेल 2 और सेल 3। तो अगर इसमें 3 सेल है
दैट मीन्स ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, और आप देख सकते हो कि वो वाकई थर्ड पीरियड में है। और इसके लास्ट में कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? बात करते हैं अगर हम कैल्शियम का, तो कैल्शियम आप जानते हो 20 नंबर पे आता है। सो इसका लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो अब लिखाएगा 2 8 8 2। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, और 1 2 3 4 इसमें 4 सेल है, मतलब ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? और आप देख भी सकते हो अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कि दैट इज़ कि वो एग्जैक्टली बिलोंग कर रहा है उसी जगह से जिसने हमने दिखाया। दैट मीन्स कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो उतने ही नंबर ऑफ पीरियड से बिलोंग कर रहा होता है। अगर उसमें 5 सेल्स होंगे तो कितने पीरियड से बिलोंग करेगा? 5 से। और अगर 6 होंगे तो 6 से, एंड सो ऑन। इस पूरे को नोट कर ले। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरियोडिसिटी, राइट। तो पेरियोडिसिटी इधर ध्यान दोगे पहले बोर्ड पे। पेरियोडिसिटी का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है, राइट, उसके बाद हम आते हैं हीलियम पर और फिर आते हैं लिथियम पर। तो मतलब एक समय के बाद, एक रेगुलर ट्रेंड के बाद फिर वो प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल कर रहा है ना। मतलब जिस तरह से हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज़ है वैसा ही प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ लिथियम का होता है। और फिर लिथियम के बाद जब आप इन सारे साइकिल को घूम करके फिर वापस आओगे तो सोडियम का प्रॉपर्टीज़ फिर लिथियम जैसा मिल जाएगा। फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब आओगे तो फिर पोटेशियम का प्रॉपर्टी सोडियम के जैसा होता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम, कैल्शियम का प्रॉपर्टीज़ स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम का प्रॉपर्टीज़ बेरियम। बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, या फिर हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ वैसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कहीं ना कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? सेम होता है। इन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होता है। ये लोग नॉन रिएक्टिव हैं, ये लोग किसी के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ है कि हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल क्यों करते हैं, आखिर प्रॉपर्टीज़ क्यों रिजेंबल, मतलब उसी के जैसा क्यों आ रहा है। तो ज़रा देखो कि हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और सोडियम का 11, और इसका 19। तो अगर हम इन्हीं चारों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन, और हमने बताया था ना लिनाक, राइट। सो इसका अगर हम एटॉमिक नंबर लिखे 1, इसका 3, और इसका 11, और इसका 19, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 2, 1 2, 8, 1 और 2, 8, 8, सॉरी हाँ सॉरी सही है वो। हाँ, तो मतलब इन सब एलिमेंट्स के लास्ट में, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा संख्या क्या है? सेम है। तो अगर सेम है तो फिर सबका प्रॉपर्टीज़ भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ स्टडी करेंगे कि इसका एटॉमिक साइज़ में क्या वेरिएशन आ रहा है, राइट। तो आप बोर्ड की तरफ देखोगे और ये समझो कि हमारे पास अगर एक सोडियम है, राइट, हम यहाँ दिखा रहे हैं, और हम इस लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ को रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हम समझाने के लिए बना दिए थे, और इसी स्पेस में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो कि अगर हम बात करते हैं सोडियम का, उसके बाद है मैग्नीशियम, और उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, एंड सो ऑन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और हमारा सोडियम का थर्ड सेल। तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर कितने हैं? 2, और ये है क्या एक्चुअल में? सोडियम। और अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर 12 होता है। तो फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8, और थर्ड में 2।
राइट। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे अगर हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ आ रहे हैं और मैग्नीशियम से फिर हम एल्यूमिनियम बनाएंगे, तो फिर इसमें भी 2 8 और फिर 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और यहाँ पर 1 2 और 3। और उसके बाद जब हम एल्यूमिनियम के बाद किसके पास आएंगे? सिलिकॉन के पास, तो 2 8 और 4। सो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 और 4। तो आप ये इसमें ऑब्ज़र्व करोगे जिस तरह से हमने फिगर बनाया है कि सोडियम का साइज़ सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा मैग्नीशियम, और उससे छोटा एल्यूमिनियम, और उससे छोटा सिलिकॉन, एंड सो ऑन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन तक ये पूरा साइज़ और क्या होते चला जाएगा। अगर हम और बना दें फॉस्फोरस का तो शायद और भी छोटा हो जाए। हाँ, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये साइज़ क्यों कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। आप ये समझो कि 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 11। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का तो कितना है? 12। और एल्यूमिनियम की बात करें तो 13, सिलिकॉन की बात करें तो 14, और आउटर मोस्ट में क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। 11 ही है ना, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है तो अट्रैक्शन कम है। तो प्रोटॉन्स जो है या हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आप जानते हो क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल नेचर के होते हैं ना, इसका तो कोई चार्ज होता नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं? और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियस में पूरा जो चार्ज आ रहा है उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उस पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो उस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पुल। तो ये न्यूक्लियस उतना ज़्यादा पुल नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं मैग्नीशियम का, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो ये क्या कर रहा है? इसमें न्यूक्लियर पुल क्या है? ज़्यादा है। तो थोड़ा सा साइज़ क्या हो जा रहा है? कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्यूमिनियम का, तो इसमें न्यूक्लियर पुल थोड़ा और ज़्यादा हो जा रहा है और इसका साइज़ और कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। द सेम वे सिलिकॉन का 14 है तो इसमें भी न्यूक्लियर पुल और भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा साइज़ क्या हो रहा है? हाँ, तो हमारा जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूक्लियर पुल की वजह से हमारा वैलेंस सेल थोड़ा क्लोज़र हो जा रहा है, साइज़ छोटा हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। तो आपको याद ये रखना है, अक्रॉस अ पीरियड का मतलब होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम इधर से इधर ट्रेंड देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड अक्रॉस द पीरियड। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं सो डेट इज़ कॉल्ड डाउन अ ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं? अक्रॉस अ पीरियड। और जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, सो अक्रॉस अ पीरियड क्या ऑब्जर्व किया गया कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आप इस चीज़ को नोट करोगे? हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, एक चीज़ आपको और नोट रखना है कि ये सारा जो ट्रेंड है हम से 17th तक स्टडी करते हैं। 18th आने के बाद वो इसका नेचर अलग है। एक्चुअली ये सब डिस्कवर ही बहुत लेट से हुए थे, राइट। तो हम इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स, देखो अगर आप पीरियड 3 में मूव कर रहे हो तो इन सब के पास नंबर ऑफ सेल्स सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना। इसके पास भी तीन सेल है, इसके पास भी 3 ही सेल है, इसके पास भी 3 ही सेल है। सो नंबर ऑफ सेल्स उतने ही हैं, लेकिन न्यूक्लियर पुल क्या हो जा रहा है? इंक्रीज़ हो जा रहा है। और न्यूक्लियर पुल के इंक्रीज़ होने से फिर क्या होगा? साइज़ हमारा कंस्ट्रिक्ट करता है। तो आप एक ट्रेंड को याद रखना कि अक्रॉस अ पीरियड जब हम मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। हाँ, डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। हाँ, अब हम ट्रेंड देखेंगे ऊपर से नीचे, डाउन अ ग्रुप। तो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, जैसे देखो
ये सब चीज़ को हम रब कर रहे हैं सो डैट आई कैन अकोमोडेट द फिगर। देखोगे अगर हम बात करते हैं लिथियम का, हम यहीं से ट्रेंड को देख रहे हैं, या छोड़ दो बेरियम से देखते हैं, बेरिलियम 3 तो ये 4 हो जाएगा। बेरिलियम का अगर आप लिखोगे तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2-2, मतलब न्यूक्लियस और फिर फर्स्ट सेल और फिर हमारा सेकंड सेल। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेल और ये हमारा सेकंड सेल। इतना बड़ा नहीं, छोटा ही बनाते हैं, राइट। और उसके बाद अगर मैग्नीशियम का बात करोगे तो उसमें कितने सेल होते हैं? 3 सेल होते हैं ना, 2-8-2। तो अगर मैग्नीशियम का बनाते हो, ये तो बेरियम था, बेरिलियम था, मैग्नीशियम के लिए Mg और इसका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और फिर हमारा मैग्नीशियम का थर्ड सेल। कैल्शियम का बात करोगे तो उसमें कितने सेल आ जाते हैं? 4 सेल। तो कैल्शियम 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पर आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। नाउ द रीज़न वाई, तो द आंसर सेज कि बेरिलियम के पास 4 न्यूक्लियर पुल था, 4 प्रोटॉन्स है ना। मैग्नीशियम के पास ऑब्वियसली 12 है, तो इसका न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, तो साइज़ छोटा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने सेम चीज़ को बताया था ना कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्ट कर ले रहा है और वो साइज़ कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन साथ साथ आप ये भी नोटिस करो कि जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो एक नया सेल ऐड हो जा रहा है। देखो इसके पास 2 ही सेल है, इसके पास 3 सेल हो गया, फिर आप नीचे आते हो तो एक सेल और इंक्रीज़ कर जाता है। तो जिस तरह से आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एक सेल क्या होते चला जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। और इस सेल के ऐड होने से उसका जो न्यूक्लियर पुल की वजह से जो अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर देता है, क्योंकि एक पूरा सेल ही इंक्रीज़ कर गया ना, तो एक पूरा एटमॉस्फेयर नया आ गया, राइट। एक उसको पूरा एक नया लेयर मिल गया, जिसकी वजह से साइज़ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा कौन सा चीज़ डोमिनेट कर रहा है? नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेट कर जा रहा है, डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर पुल, एंड हेंस आप क्या लिखोगे? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, और हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। नाउ अब इस बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा ट्रेंड्स कैसे आता है, बदलाव कैसे आ रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। थैंक यू। इस पूरे लेक्चर को आप नोट कर लें।